हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे 7th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपके सामने कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये जो बच्चे हैं अपनी छुट्टियों से जब वापस स्कूल में लौटे तो बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि अरे ये हमारे खेल के मैदान को क्या हुआ, ये जगह जगह खड्डे क्यों खोदे हुए हैं। ये बच्चे कुछ समझ नहीं पाए तो दूसरे बच्चों ने बताया कि हमारा जो स्कूल का ग्राउंड है यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है। तो हम जानते हैं कि ये सब बदलाव क्यों होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण में हमें जीवन यापन करने के लिए कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं और आवश्यकता अनुसार मकानों के भी निर्माण करने पड़ते हैं, इसलिए हमें हमारे पर्यावरण में बदलाव करना पड़ता है। अब जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट एक ऐसी आधारभूत चीज है जिससे हमारा जीवन चलता है। यह हमें जीवन जीने के लिए प्राणवायु और पीने के लिए पानी और हम जो खाना खाते हैं वो सब हमें प्रदान करता है। इन तीनों चीजों के बिना हमारा जीवन यापन होना संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है वो समय समय पे अपने एनवायरनमेंट में बदलाव करता रहता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब हमें आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे नदियों का पानी जो है छोटे तालाबों में इकट्ठा कर लेते हैं या बर्तनों में इकट्ठा कर लेते हैं या फैक्ट्रियों में भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। मनुष्य लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार कारों का, मिलों का, फैक्ट्रियों का और भी बहुत सारे सामानों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वो एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा बदलाव करते रहते हैं। उन्हें जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार का वो बदलाव अपने एनवायरनमेंट में कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में खास खास बातें क्या होती है। अगर एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट है नेचुरल। उसमें क्या होता है, जैसे पहला पार्ट है वाटर, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इस दुनिया में बहुत ज्यादा हिस्से में पानी है और पानी वाला जो हिस्सा है हम उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और दूसरा इसका भाग है एयर, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है लिथोस्फीयर, जिसमें जितनी भी भूमि है, जमीन है, जहां हम लोग मकान बनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सड़कें बनाते हैं, वो सारा हिस्सा आता है। और चौथा हिस्सा आता है बायोस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स, जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, हमारे जीव जंतु भी आते हैं और अन्य सब चीजें वो आती हैं बायोस्फीयर के अंदर। अगला एनवायरनमेंट का हमारा जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमन मेड। इसका मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया। मनुष्य को जब जब आवश्यकता होती है तो वो अपने रहने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करता है, अपने मनोरंजन के लिए, अपने परिवार के मनोरंजन के लिए पार्क का निर्माण करता है और यहाँ से वहां पानी के ऊपर यात्रा करने के लिए ब्रिजेस का निर्माण करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करता है। और इसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का निर्माण भी करता है और अपनी धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐतिहासिक विरासतों का निर्माण करता है या मंदिरों का निर्माण भी वो करता है। अब अगला कंपोनेंट एनवायरनमेंट का हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन। मानव भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। अगर इसकी शुरुआत से देखें तो एक मनुष्य इसका हिस्सा हो सकता है और उस मनुष्य के परिवार को अगर लिया जाए तो वो भी इसका हिस्सा है। और अगर काफी सारे परिवार को हम एक साथ मिला दें तो वो बन जाएगा एक समुदाय, वो भी एक पर्यावरण का हिस्सा है। और अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं तो वो सब भी हमारे पर्यावरण में आते हैं। और साथ ही साथ सारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो शिक्षा के संस्थान, वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। और साथ ही साथ वो व्यापारिक कारखाने या दुकानें जहां पे कुछ सामान खरीदा बेचा या बनाया जाता है वो सब भी पर्यावरण का हिस्सा है। और उसी के साथ साथ में हमारे पूरे भारत में
अलग अलग राजनीतिक विचारों को मानने वाले लोग हैं, वो भी जो है हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे पर्यावरण को जो है दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम कह सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं, ये सारे बायोटिक होते हैं, क्योंकि इनमें प्राणवायु या जीवन वायु का संचार होता है। परंतु एबायोटिक आपके सामने दिखाई दे रहा है, जितनी भी चीजें जिनमें किसी प्रकार का प्राण नहीं होता है, जैसे हम लोग देखते हैं लकड़ी के सामान होते हैं या लोहे के सामान होते हैं, या हमारे घर के अंदर जितने भी सामान होते हैं, बाहर जितने भी सामान होते हैं, वो सारे होते हैं एबायोटिक। तो आप समझ गए होंगे कि बायोटिक और एबायोटिक का मतलब क्या होता है। बायोटिक का मतलब जिसके अंदर प्राणवायु या जीवन होता है, एबायोटिक का मतलब वो वस्तुएं जो पूरी तरह से निर्जीव होती है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट, और जिसमें पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के प्रमुख हिस्से जो हैं। हम सबसे पहले जानेंगे इसमें लिथोस्फीयर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिथोस्फीयर का मतलब होता है एक सॉलिड पार्ट, जहां पे हम लोग आसानी से रह सकते हैं। इस पार्ट के अंदर क्या होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, खाने होती है, पत्थर होती है, मिट्टी होती है, और भी इसमें बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है। और इसके अंदर साथ ही साथ में हमारे जीवन का रहन गुजर होता है। लिथोस्फीयर ही वो डोमेन है जो हमें जंगल प्रदान करता है और जानवरों को चरने के लिए चारागाह प्रदान करता है, किसानों को खेती के लिए जगह प्रदान करता है, और मनुष्य लोगों को रहने के लिए, घर के लिए जगह भी प्रदान करता है। वास्तव में अगर कहा जाए तो ये हमें बहुत सारे संसाधन देता है। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है पानी वाला हिस्सा। हमारे पृथ्वी पे बहुत सारा भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, और पानी का जो हिस्सा होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे छोटी नदियां हो सकती है, झीलें हो सकती है, समुद्र हो सकते हैं, सागर हो सकते हैं, और इनमें कई प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। इसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और अगला जो हिस्सा है वो होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है वो हमारे वायुमंडल के अंदर एक छोटी सी परत होती है, जिससे हमें प्राणवायु की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में संतुलन बनाए रखता है, और ये हमें क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो खतरनाक किरणें हैं उनसे हमें बचाता है। इसमें कई प्रकार की गैसेज होती है, धूल मिट्टी के कण होते हैं, और पानी की नमी होती है। और एटमॉस्फेयर जो है वो मौसम के अनुसार और समय के अनुसार बदलता रहता है। अब हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें भाग है वो है बायोस्फीयर। आप लोगों को जानना जरूरी है कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर एक ऐसा भाग है जिसमें हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर तीनों का मिलन होता है, और वहां पे हमारा जो जीवन होता है वो बहुत ही आसानी से चल सकता है। तो बायोस्फीयर हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है उसे भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक पानी का झरना बह रहा है, और वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, और छोटे छोटे जीव जंतु पानी के भी हैं, और बाहर भी आपको कई जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में इकोसिस्टम एक प्रकार का एक चक्र होता है जो मनुष्य और जीव जंतुओं और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके बीच में चलता है, और वो एक दूसरे की सहायता करके अपने जीवन यापन को पूर्ण करते हैं। अगर मैं सरल भाषा में कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी मनुष्य लोग हैं, उन लोगों को एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चलता है। तो इस प्रकार से इन सब लोगों के बीच में जो रिश्ता होता है, जो तालमेल होता है,
जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, बड़े बड़े बारिश होने वाले जंगल होते हैं, बड़े बड़े चारागाह होते हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, नदी नाले झरने समुद्र आदि होते हैं। तो इकोसिस्टम जो है वो हमारे जीवन का मूल मंत्र है और इकोसिस्टम के कारण ही हमारा जीवन संभव हो पाता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, इकोसिस्टम का मतलब है जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी जानवर हैं, उनका आपस में एक दूसरे पे निर्भरता और उनका आपस में जो संतुलन है उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। अगर ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करूं तो हमारे जो आदि मानव जो था उसने अपनी प्रकृति को धीरे धीरे समझना शुरू किया। पहले वह बहुत ही सीधा साधा जीवन जीता था और समय के साथ में धीरे धीरे उसमें बदलाव आता गया। उसने सीखा किस तरह से फसल उगाते हैं, किस तरह से जानवरों को पालते हैं, किस तरह से घर बनाते हैं। उसके बाद में उसने पहिए की खोज की और उसका जीवन तेजी से दौड़ने लगा। उसके बाद में उसके पास में भोजन बचने लगा और उसने बार्टर सिस्टम को भी काम में लिया। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक दूसरे व्यक्ति से किसी भी सामान का आदान प्रदान करना। जैसे आज हम खरीदारी करने के लिए जब मार्केट जाते हैं तो पैसा देते हैं, परंतु पुराने जमाने में जब भी किसी व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वो एक वस्तु देता था और दूसरी वस्तु को लेता था। इसे पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम कहा जाता था। और उसके बाद में धीरे धीरे व्यापार शुरू हो गए और धीरे धीरे ये व्यापार जो है बड़े रूप लेने लगे और उसके बाद में लोगों का यातायात यहाँ से वहां आना जाना शुरू हुआ और उसके बाद में गति जो है विकास की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या आपने सोचा है कभी कि हम लोग गर्मियों में ही तरबूज क्यों खा पाते हैं और हम लोग सर्दियों में ही मूंगफली वगैरह क्यों खाते हैं? क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये हमारे पर्यावरण के अनुसार चलती है और अगर हम लोग पर्यावरण से तालमेल बैठा के चलेंगे तो हम हमेशा ही जीत में रहेंगे और हम हमेशा ही आरामदायक स्थिति में रहेंगे। 7th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है इनसाइड और अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर की जो बनावट है वो किस प्रकार से है और इसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब हम लोग आज जानेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है हमारी पृथ्वी है एक बहुत ही विशेष प्रकार का ग्रह है और हमेशा इसमें कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, परंतु हमारी जो पृथ्वी है उसकी बनावट किस प्रकार की है वो आज हम लोग जानने वाले हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा आपको एक प्याज दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी परत होती है, उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है उसमें भी बहुत सारी परत होती हैं। तो चलो इन परतों के बारे में आज थोड़ा जान लेते हैं। सबसे ऊपर जो परत होती है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। यह अर्थ का जो क्रस्ट है बाकी परतों से अगर इसकी तुलना करें तो ये सबसे पतला होता है। अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो उनके पास ये लगभग 35 किलोमीटर है और अगर ओशियंस की बात करें तो वहां पे ये लगभग इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। जैसा कि आप सामने दिए गए चित्र में देख पा रहे हैं हमारी पृथ्वी की बनावट यहाँ दिखाई दे रही है। सबसे अंदर जो है इसे इनर कोर कहते हैं, उसके बाहर थोड़ा सा आगे चलते हैं ये हिस्सा जो है रेड कलर का इसे आउटर कोर कहते हैं। उसके बाद में येलो कलर का जो हिस्सा है इसे मेंटल कहते हैं और इसे कोर मेंटल बाउंड्री भी कहा जाता है। उसके ऊपर जो हिस्सा है वो होता है हमारा लिथोस्फीयर, वो जगह जिसपे हम लोग अपने घर बनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सड़कें बनाते हैं, बाकी सारे काम करते हैं। तो चलो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब आपको सामने दिखाई दे रहा है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन और ओशियनिक क्रस्ट। देखिए ओशियंस जो होते हैं उनके नीचे जो क्रस्ट होता है उसे हम लोग ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं और इसी प्रकार से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नीचे जो क्रस्ट होता है उसे हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ओशियंस का क्रस्ट कम होता है
परंतु कॉन्टिनेंट्स का जो क्रस्ट है उसकी जो मोटाई है वो ज्यादा होता है। जैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्टिनेंटल्स का जो क्रस्ट होता है वो लगभग 35 किलोमीटर तक होता है, परंतु ओशंस का जो क्रस्ट होता है वो लगभग 5 किलोमीटर तक ही होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से वो मुख्य मिनरल हैं जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल का जो मास है उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले है सिलिका और एल्यूमिनिया, इन दोनों को मिला के हम लोग सियाल बोलते हैं। Si जो होता है वो सिलिका के लिए होता है और Al होता है वो एल्यूमिनिया के लिए होता है। आपको सबसे ऊपर ये परत दिखाई दे रही है सियाल की, इसमें सिलिका और एल्यूमिनिया दोनों होते हैं। हमारा जो ओशियंस का जो क्रस्ट होता है उसका जो मुख्य भाग होता है उसमें सिलिका होता है और मैग्नीशियम होता है। तो सिलिका और मैग्नीशियम इन दोनों का अगर मिला दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे। सिलिका के लिए Si और मैग्नीशियम के लिए Ma, इसे भी ध्यान रखना है। और इसके नीचे जो होता है हमारा मेंटल जो होता है वो लगभग 2900 किलोमीटर गहरा होता है, या उसकी मोटाई जो है उसे हम कह सकते हैं वो लगभग जो है वो 2900 किलोमीटर तक होती है। हमारी जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली जो परत है, अगर उसकी बात करें तो उसका रेडियस जो होता है वो लगभग 3500 किलोमीटर होता है। और ये जो है निकल और आयरन से बना हुआ होता है, तो इसे हम लोग नाइफ कहते हैं। निकल से बना है Ni, और आयरन जो होता है जिसे फेरस कहते हैं उसे लिया गया Fe। सेंट्रल कोर जो हमारी होती है उसमें बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो आप समझ गए होंगे, सियाल हो गया सिलिका और एल्यूमिनिया से, सीमा हो गया सिलिकेट और मैग्नीशियम से, और नाइफ हो गया निकल और आयरन से। अब पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो कई प्रकार के रॉक्स से मिलके बनता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि रॉक्स क्या होते हैं। कोई भी नेचुरल प्रकार का जो पदार्थ होता है जो अर्थ क्रस्ट का एक हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। रॉक्स जो होते हैं वो अपने कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से और अपने टेक्सचर के हिसाब से कई प्रकार में बांटे जाते हैं। मुख्य तो जो रॉक्स के 3 प्रकार होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इग्नियस रॉक जो होता है वो क्या होता है और किस प्रकार से बनता है। जैसे कि आप अपने सामने एक वोल्केनो को देख रहे हैं और उस वोल्केनो में से लावा निकलते हुए भी देख रहे हैं। लावा जो वास्तव में होता है वो क्या होता है, पिघला हुआ मेग्मा होता है जो अर्थ सरफेस के अंदर से, बहुत ज्यादा अंदर से निकलता है। और जब ये पिघलता हुआ लावा जो है पृथ्वी के सरफेस पे आता है, फिर ये फटाफट ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद में ये सॉलिड आकार ले लेता है। और जब ये सॉलिड आकार ले लेता है तो ये क्रस्ट का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसमें बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि बेसाल्ट होता है हमारे सामने। हमारा जो दक्षिण का प्लेटो जो है वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। कई बार क्या होता है, मोल्टन मेग्मा वो धीरे धीरे पिघल जाता है और अर्थ क्रस्ट के अंदर चला जाता है। तो जो सॉलिड रॉक्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं, इसमें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो हमारा जो वोल्केनो से ये लावा निकल रहा है, इससे आप देख पा रहे हैं कि 2 तरह की इग्नियस रॉक्स बनते हैं। पहला जो इसके जस्ट पास में होता है, जो तुरंत ठंडा हो जाता है, वो होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और दूसरा जो होता है वो काफी देर बाद में जमीन के अंदर जो चला जाता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के। पहला है पेग्मेटाइट, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है डायोराइट और चौथा है गैब्रो। उसी प्रकार से एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऑब्सिडियन है, प्यूमाइस है, रेयोलाइट है, एंडेसाइट है, बेसाल्ट है और स्कोरिया है। ये एग्जाम्पल थे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के। अब हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक।
सेडिमेंट्री रॉक किस प्रकार से बनती है दोस्तों? पत्थर जो बड़े बड़े होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लुढ़क के जाते रहते हैं और वो टूट जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो पत्थरों के होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। ये जो सेडिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? पानी से, हवा से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और फिर धीरे 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 ये जमने लगते हैं और जमने के बाद में ये बहुत ही कठोर आकार ले लेते हैं। इस प्रकार के जो रॉक होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है सैंडस्टोन होता है। इस प्रकार के जो रॉक्स होते हैं उनमें प्लांट्स के फॉसिल्स होते हैं, एनिमल्स के और भी छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनकी हड्डियां आदि सब भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। दोस्तों इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो ही आगे जाके मेटामॉर्फिक रॉक का आकार ले लेती है। जब उन पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो धीरे धीरे अपना आकार बदलते हैं और आकार बदलने के कारण ये जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर बदल जाते हैं। वास्तव में अगर रॉक्स के बारे में कहा जाए तो रॉक्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जो बहुत ही मजबूत रॉक्स होते हैं उनसे हम लोग सड़कें, घर और बिल्डिंग बनाते हैं और इसी प्रकार से पत्थर कई बार खेलों में भी काम में लेते हैं। आप लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं जैसे पिट्ठू, गिट्टी और भी कई तरह के खेल होते हैं, उन सब में भी आप रॉक्स का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को ये बात जानकर बड़ा ही आश्चर्य हो गया कि एक पत्थर है वो धीरे धीरे दूसरे पत्थर में बदल जाता है और ये जो एक पत्थर का दूसरे पत्थर में जो बदलाव होता है इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। जैसा कि आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक वोल्केनो। उस वोल्केनो से निकल रहा है मैग्मा और मैग्मा निकलने के बाद में क्या होता है? ये लावा जो निकलता है उससे इग्नियस रॉक्स बनते हैं और इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो जब टूट जाते हैं तो वो सेडिमेंट्स में बदल जाते हैं और सेडिमेंट से क्या बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो वापस इस मैग्मा में, इस लावा में, इस वोल्केनो में चले जाते हैं। और कई बार क्या होता है जैसा कि आपको बताया गया सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं और इसी प्रकार से इग्नियस रॉक्स जो है उनसे भी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक है वो अंततः वापस इस जमीन के अंदर चले जाते हैं जहां से वापस वोल्केनो फूटता है और उसमें से मैग्मा और लावा निकलता है और इस प्रकार से ये रॉक साइकिल चलती रहती है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जो वोल्केनोज है उनमें से ये मैग्मा और लावा निकलता है वो जन्म देता है इग्नियस रॉक को। इग्नियस रॉक से टुकड़े होके सेडिमेंट्स बनते हैं, उससे जन्म होता है सेडिमेंट्री रॉक का और इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है वो जन्म देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक को और मेटामॉर्फिक रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है वो वापस जमीन में चले जाते हैं, क्रस्ट में शामिल हो जाते हैं और वापस वो मैग्मा और जो वोल्केनो है वहां पे वो अपना आकार ले लेते हैं। तो इस प्रकार से रॉक साइकिल लगातार चलती रहती है। हमारे जो रॉक्स हैं उनमें बहुत प्रकार के हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। मिनरल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं उनके अलग अलग गुण होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ईंधन के रूप में काम में आते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी काम में लिए जाते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम और कई मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो दवाइयों में भी काम लिए जाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स। ये 7th क्लास ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है आर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से हमारी पृथ्वी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो लिथोस्फीयर है जिसपे हम लोग रहते हैं, अपने घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजों का निर्माण हम लोग करते हैं, वो जो है कई टुकड़ों में बटा हुआ है, कई प्लेट्स में बटा हुआ है और ये जो प्लेट्स होते हैं इनको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं।
जैसे आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें आपको दिखाई दे रही है अलग अलग प्रकार की परतें, जिसमें लिथोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है और मैग्मा भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वोल्केनिक आर्क भी आपको, ओशियंस, और ये सब चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हर साल जो है ये जो प्लेट्स हैं बहुत ही कम मिलीमीटर्स में खिसकती है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो मैग्मा होता है वो हमेशा हिलता डुलता रहता है, और इसी मैग्मा के कारण ये सारी प्लेट्स भी हिलती रहती है। इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हमारा पृथ्वी का जो सरफेस है, जो धरातल है, उसमें कई प्रकार के बदलाव आते हैं। तो हमारे पृथ्वी के धरातल में किस प्रकार के बदलाव आते हैं वो हम सब लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। हमारी पृथ्वी पे जितने भी बदलाव आते हैं वो किसी न किसी प्रकार के फोर्स या बल के कारण आते हैं। इनको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। जैसा कि बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंडो का मतलब होता है इनसाइड, इसका मतलब अंदर से आने वाले फोर्स या बल, और दूसरा है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब बाहर से लगने वाले फोर्स। तो इंडोजेनिक का मतलब अंदर से लगने वाला बल और एक्सोजेनिक का मतलब बाहर से लगने वाला बल। अब इंडोजेनिक में होता है सडन फोर्सेज, डायस्ट्रोफिक फोर्सेज, बिल्डिंग माउंटेन्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। और एक्सोजेनिक में होता है इरोशनल एंड डिपोजिशनल, जिसमें क्या होता है रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। इन सब चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। अभी आपको ये बता दूं, इरोजन और डिपोजिशन का मतलब है किसी मिट्टी का, पत्थर का कटाव होके आगे चले जाना, और डिपोजिशन का मतलब है जमा हो जाना। और बाकी सब जितने भी ये पॉइंट दिए हुए हैं उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंडोजेनिक फोर्सेज। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इंडोजेनिक फोर्सेज का मतलब है अंदर से दबाव लगने वाला फोर्स। ठीक है, उसमें अगर आपके सामने देखा जाए तो पहला है डायस्ट्रोफिक फोर्सेज। इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी होती है उसके ऊपर जो ये लिथोस्फीयर के ऊपर कुछ आकार जो बने हुए होते हैं वो ऊपर या नीचे खिसक जाते हैं। जैसे आपके सामने डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये जो जमीन है ऊपर की तरफ खिसक गई है और पृथ्वी का नया आकार बन चुका है। और इसमें दूसरा है माउंटेन बिल्डिंग। किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर से जो ये दबाव लगता है और इस दबाव के कारण धीरे धीरे हमारे सामने पहाड़ जो है उनका निर्माण हो जाता है। उसके आगे देखते हैं सडन फोर्सेज। जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा दबाव अचानक लगता है और अचानक इस दबाव के कारण बहुत सारी आकृतियों का निर्माण हमारी पृथ्वी पे होता है। और उसके अलावा होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है उसका एक बीच में सेंटर पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट होता है, और उसके कारण से उसके आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। इनको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के कारण भी बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। उसी प्रकार से लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब है पृथ्वी का या जमीन का अपने स्थान से खिसक जाना। इनके कारण से भी बदलाव आ जाता है और ये भी एंडोजेनिक फोर्सेज हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेज जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। इरोजन का मतलब होता है धीरे धीरे कटाव हो जाना और डिपोजिशन का मतलब है धीरे धीरे जम जाना। इसमें जो मुख्य होते हैं वो सबसे पहले है नदियां। नदियों के साथ में बहुत सारे पत्थरों का, उन सब चीजों का कटाव होता है और नए नए आकार बनते हैं। दूसरी होती है विंड। हवाओं के कारण से आपने देखा होगा जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनमें नए नए आकार बन जाते हैं, रातों रात टीले बन जाते हैं और अगले रात को वो बदल भी जाते हैं। फिर हम देखते हैं सी वेव्स। समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें जो होती है उनके कारण बहुत बड़े बदलाव आते हैं। और उसके अलावा होते हैं ग्लेशियर्स।
इनके कारण भी बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। आगे के पार्ट में इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग पहले जान लेते हैं अर्थक्वेक और वोल्केनोज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है वो इंडोजेनिक फोर्सेज से बनते हैं। वास्तव में अगर मैं ये कहूं कि अर्थक्वेक और वोल्केनो ही दो ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हमारा जो पृथ्वी का जो धरातल है उसमें बहुत ज्यादा तबाही आ जाती है और बहुत ज्यादा बदलाव भी हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ढंग से देखते हैं वोल्केनो को। वोल्केनो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक तरह का ज्वालामुखी होता है। इसके अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है। वो मैग्मा धीरे धीरे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद में धीरे धीरे जो ऊपर जो इसका क्रेटर जो होता है, इसका मुख जो होता है, उससे ये बाहर निकलता है। उसमें पहले गैसेस निकलती है, फिर राख निकलती है और फिर धीरे धीरे इसके अंदर से लावा निकलता है और ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर से निकलती है और पृथ्वी में नए नए प्रकार के आकार इसके कारण जन्म लेते हैं। वोल्केनो में जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीचे एक मेंटल की परत होती है, उसके ऊपर क्रस्ट होती है और ये सब धीरे धीरे दबाव के कारण से इस लावा को, इस मैग्मा को बाहर निकालते हैं, जो नए नए आकारों का निर्माण करता है। अब हम लोग देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एक फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट का मतलब वो होता है वो स्थान जहां से अर्थक्वेक की उत्पत्ति हुई है और ये जो है सेस्मिक एनर्जी के उत्पन्न होने का स्थान होता है और इसी के कारण से आसपास के स्थानों में बदलाव होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो फोकस पॉइंट है उसको साथ में एपिसेंटर जुड़ा हुआ है और उसके साथ में जो है ये प्लेट बाउंड्रीज है, इनमें बदलाव आ रहा है और सेस्मिक जो वेव्स है वो चारों तरफ से रेडिएशन को पैदा करती है और जिसके कारण से चारों तरफ बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स में अगर मैं बातें करूं तो क्या होता है, जो सुंदर सुंदर प्यारी प्रकृति हमें हमारे सामने दिखाई देती है वो दो कारणों से निर्मित होती है। पहला कारण है वेदरिंग और दूसरा कारण है इरोजन। पहले मैं आपको बता दूं वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग जो होता है उसका मतलब है छोटे छोटे पत्थरों का या चट्टानों का टूट जाना। हमारी पृथ्वी की सतह पे छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी जो चट्टानें होती है वो जब टूट जाती हैं उसे कहते हैं वेदरिंग। और इरोजन जो होता है, इरोजन का मतलब होता है कि पानी के साथ में इन चीजों का बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। हो सकता है ये पानी के साथ बह जाएं, हो सकता है ये हवा के साथ बह जाएं, हो सकता है ये बर्फ के साथ बह जाएं। तो यहाँ पे दो मुख्य बातें हमने सीखी है, वेदरिंग और इरोजन। अब क्या होता है, ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, ये जो बह जाने वाला जो सामान होता है वो धीरे धीरे पानी, हवा आदि के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है और वहां पे जाके ये डिपॉजिट या इकट्ठा हो जाता है और इसी प्रकार से नए नए आकारों को जन्म मिलता है। अब हम जानते हैं नदी का इसमें क्या योगदान होता है। जो नदी जो बहती रहती है वो भी नए नए आकारों को जन्म देती है। जब नदी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गिरती है तो ये बड़े बड़े मजबूत चट्टानों पे गिरती है और उससे नीचे ये घाटी की तरफ गिरती है और उससे बहुत बड़े वाटरफॉल या झरने का निर्माण होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत खतरनाक मजबूत चट्टानें होती है और उसके अंदर जो नीचे जो होती है वो कमजोर चट्टानें भी होती है जो धीरे धीरे पानी के बहाव से कट जाती है। जैसे ही ये नदी सामान्य स्थान, जिसे कि हम लोग प्लेन कहते हैं, वहां पहुंचती है तो ये मुड़ जाती है और जैसे ही ये मुड़ जाती है तो ये किस चीज का निर्माण करती है, ये मेंडर का निर्माण करती है। जैसा कि आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो मोड़ से बने हुए हैं इन्हें हम मेंडर कहते हैं। और लगातार जो इरोजन होता रहता है, लगातार जो कटाव होता रहता है और उसके साथ ही साथ जो डिपोजिशन यानी जमाव जो होता रहता है वो इन मेंडर के साथ साथ में होता रहता है और कुछ समय बाद में ये जो मेंडर है वो कट के पूरी तरह से अलग हो जाते हैं
और जब ये मेंढर कट के अलग हो जाते हैं तो इन्हें हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, और ये एक नई लेक का या नई झील का निर्माण अपने आप में कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नदी जब ओवरफ्लो होती है, उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, तो यहाँ वहाँ इन किनारों में, इन ऑक्सबो लेक में भी बहुत ज्यादा पानी चला जाता है। और इसी प्रकार से बाढ़ जो आती है, बाढ़ में इस नदी के बहाव के अलावा भी जो और भी जगह होती है उनमें भी बहुत अधिक पानी चला जाता है, और उसी कारण से बहुत ज्यादा पत्थरों का, चट्टानों का, मिट्टी का कटाव और जमा होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो फ्लड का मतलब बाढ़ के कारण से नए एक प्लेन का, नए एक धरातल का निर्माण होता है, और इस धरातल का जो निर्माण होता है, ये धरातल बहुत ही उपजाऊ होता है, ये खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसे हम फ्लड प्लेन भी कहते हैं, और जो उठे हुए जो हिस्से होते हैं इसके अंदर उन्हें लेविस कहा जाता है। और जैसे ही ये नदी समुद्र के पास जाती है तो बहता हुआ जो पानी है वो कम होने लगता है। धीरे धीरे ये नदियां हैं वो बहुत सारे टुकड़ों में बट जाती है, और जब ये नदियां बहुत सारे टुकड़ों में बट जाती है तो इन छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे नदियों के जो ये रूप है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और दोस्तों, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ये अपना एक नया मुख बना लेती है, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, और जब यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं तो इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सी वेव जो है वो धरातल में किस प्रकार से बदलाव करती है। जैसा कि आपने देखा है, इरोजन और डिपोजिशन, इसका मतलब कटाव और जमाव के कारण से धरातल में बहुत ज्यादा बदलाव आता है। समुद्र के अंदर जब लगातार पानी बहता रहता है तो वो क्या करता है, इन चट्टानों को धीरे धीरे काटना शुरू करता है, और उसमें छोटे छोटे जो क्रेक्स पैदा हो जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे क्रेक पैदा होते हैं ये इन चट्टानों के नीचे से शुरू होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, सी केव्स। ये छोटी छोटी गुफाओं का रूप लेते हैं, और धीरे धीरे पानी के बहाव के कारण ये जो सी केव्स हैं वो बड़े होते जाते हैं, और जब ये बड़ा आकार ले लेते हैं तो इन्हें हम सी आर्क कहते हैं। सी केव ही आगे जाके सी आर्क का रूप ले लेते हैं। फिर आगे जाने के बाद में कटाव और जो बहाव है उसके कारण से क्या होता है, कई बार केवल दीवारें ही बच पाती है, बाकी का हिस्सा जो है वो वहां से चला जाता है, और ये जो दीवारें बच पाती है इन्हें हम स्टेक कहते हैं। तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले सी केव का निर्माण हुआ, उससे बाद में सी आर्क का निर्माण हुआ, और सी आर्क जब बहुत बड़ा हो जाता है, इन चट्टानों को लंबे लंबे टुकड़ों में बांट देता है, तो हम स्टेक का निर्माण देख लेते हैं। और इसी प्रकार से जब लंबी लंबी खड़ी खड़ी चट्टानें हो जाती हैं तो उन्हें हम सी क्लिफ भी कहते हैं, और इन्हीं सी क्लिफ के किनारे कई बीच का निर्माण भी हो जाता है। अब हम देखते हैं बर्फ जो है वो किस प्रकार से बदलाव करती है। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो भी बर्फ की नदियां होती हैं जो जमी हुई होती हैं, वो भी क्या करती है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को यहाँ से वहां हिलाती है। ग्लेशियर्स के कारण बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, और बर्फ जो होती है वो इन्हें धीरे धीरे बड़ा कर देती है, और पानी के कारण ये सुंदर सुंदर झीलों में और पर्वतों में बदल जाते हैं। ग्लेशियर के द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानें ले जाई जाती है और वो छोटी बन जाती हैं, और समय के साथ में ये एक स्थान पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें ग्लेशियल मोरेन्स कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सैंड ड्यून्स के बारे में। जैसा कि आपने रेगिस्तानों में देखा होगा, बहुत तेज तेज हवाएं चलती है, और बहुत तेज हवाएं चलने के कारण में मिट्टी के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, और ये मिट्टी के टीले जो हैं एक रात से दूसरी रात में अपना स्थान बदल लेते हैं। रेगिस्तान में आप अक्सर मशरूम के आकार के जो टीले या चट्टानें आपको दिखाई देती है, जिन्हें मशरूम रॉक्स भी कहा जाता है। तेज हवाएं
मिट्टी के इन टीलों के नीचे वाले हिस्से पे दबाव डालती है और उसके कारण से धीरे धीरे ये एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चले जाते हैं और इसके कारण से नए नए आकारों का निर्माण होता है। और ये जो नए नए आकारों का निर्माण होता है इन्हें हम मिट्टी के टीले या सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। जब इन सैंड ड्यून्स के जो हिस्से होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं और हल्के होते हैं तो हवा क्या करती है, उन्हें लंबी दूरी के लिए लेके चली जाती है और ये बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं जिन्हें हम लोएस कहते हैं। और ऐसे ही लोएस चाइना में बहुत ज्यादा मिलते हैं। 7th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है एयर। एयर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एयर का मतलब हवा होता है। इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में होती है और वो क्या करती है, एक हमारे लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का कार्य करती है। उसके द्वारा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से जितनी भी गर्मी निकलती है उसको वो पकड़ लेती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। और अगर हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हमारा जो जीवन है वो बड़ा ही मुश्किल होता और हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती। फिर भी जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है और भी कई प्रकार की मशीनों से धुआं निकलता है, तो क्या होता है, हमारा आसपास का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसी बढ़े हुए तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब पूरी दुनिया में जो है गर्मी जो है वो अधिक मात्रा में फैलती जा रही है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और जो बर्फ जो होती है ठंडे इलाकों में है वो पिघलना शुरू कर देती है और समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है और समुद्र के आसपास और तटीय इलाकों में तबाही मच जाती है और ये बहुत भयानक तबाही ला सकती है, जिसके कारण मनुष्य और पेड़ पौधे हैं उनको बहुत भयानक नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, सूर्य जो होता है उसके द्वारा रेडिएशन सीधी आती है पृथ्वी पे और ये रेडिएशन आने के बाद में पृथ्वी जो है वो वापस रिलीज करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। और बहुत सारी इंफ्रारेड रेडिएशन ऐसी होती है जो एटमॉस्फेयर से गुजरती है और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड की तरह से, वो क्या करती है, इसे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ बिखेर देती है और इसी के कारण से हमारी जो धरती है वो ठंडी नहीं रहने के बजाय गर्म रहती है। अब हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। वास्तविक रूप से एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती है। वो क्या है? एटमॉस्फेयर होता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रक्षक भाग है। इस धरती पे जीने वाले सभी जीव जंतु और मनुष्य, उनका जो जीवन है वो इस एटमॉस्फेयर पर ही निर्भर है। इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है और ये हमें सूर्य की जो खतरनाक किरणें हैं उनसे बचाता है। इसके बिना हमारा जीवन यापन होना बहुत ही मुश्किल है। अगर यह नहीं होता तो हम सूर्य की गर्मी से भुन जाते और सर्दियों के दिनों में जम जाते। इसलिए एटमॉस्फेयर वो परत है जिसने हमारे जीवन को इस धरती पे जीने लायक बना दिया है। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों से ये बना हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है और उसके बाद में अगर बात करें तो 20.9% जो है वो ऑक्सीजन गैस होती है और उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है उसमें आर्गन गैस होती है 0.90% और सारी गैसेज होती है 0.17%
और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% होती है। ये सारी गैसेज जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में अगर ऐसा कहा जाए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इन सारी गैसेज का मिला जुला एक मिक्सचर है। इन गैसेज के अलावा छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण भी हमेशा हवा में मौजूद रहते हैं। जैसा कि आपको बताया गया, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा होती है, और जब भी हम अंदर सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ नाइट्रोजन हमारे अंदर खींच लेते हैं और वो हमारे लंग्स में जाती है और हम इसे वापस फेंक देते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है अपना जीवन यापन करने के लिए। वो सीधे नाइट्रोजन जो है हवा से नहीं ले सकते। बैक्टीरिया जो कि धूल और मिट्टी में रहते हैं, पौधों की जड़ों में रहते हैं, वो नाइट्रोजन ले लेते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे उसमें बदलाव कर देते हैं ताकि पौधे जो हैं वो उसे अपने प्रयोग के लिए ले सकें। ऑक्सीजन जो है वो 2 नंबर पे पाई जाने वाली गैस है। सभी मनुष्य के लिए और सभी जानवरों के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब भी सांस लेते हैं तो इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हम अपने अंदर ले लेते हैं। मनुष्य और जानवर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं उतनी ही पेड़ पौधों के द्वारा चाहिए होती है। इसलिए वातावरण में पूरा संतुलन बना रहता है। परंतु कई बार ये संतुलन बिगड़ जाता है क्योंकि हम ईंधन के साधन जैसे कोयले और तेल उनको बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं और वातावरण में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है, और इन्हीं के कारण से हमारी पृथ्वी पे वेदर और क्लाइमेट जो है उन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग है। उसमें बताया जा रहा है टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये जो सारे न्यूज़पेपर हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी में गर्मी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अगर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो हमारे लिए और जीव जंतुओं के लिए भी जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी वैज्ञानिक और सभी मनुष्य इस बारे में विचार कर रहे हैं किस तरह से इस ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। अगर इसे सही समय पे नहीं रोका गया तो हमारा जीवन किसी भी समय पे नष्ट हो सकता है। जैसा कि न्यूज़पेपर में कहा भी गया है, अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकी तो हम वापस जुरासिक का जो युग है उस युग में पहुंच जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी बनावट किस प्रकार की है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मुख्यतः 5 परतों में बटा हुआ है। सबसे पहले जो होता है वो अर्थ का सरफेस होता है, और उसके बाद में क्या होता है, इसमें ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मेजोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर होता है और एक्सोस्फियर होता है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फियर जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट परत होती है एटमॉस्फेयर की। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो लगभग 13 किलोमीटर होती है। हम जिस एयर को अपने श्वास में खींचते हैं वो वहीं रहती है। ज्यादातर मौसम की जो गतिविधियां होती हैं, जैसे बारिश होती है, कोहरा होता है, ओले गिरते हैं, वो सारे इसी परत से होते हैं। अगली जो परत है वो है स्ट्रेटोस्फियर। जैसा कि मैंने आपको बताया ये ट्रोपोस्फियर के बाद में होती है और इसकी जो हाइट होती है लगभग 50 किलोमीटर होती है। ये जो लेयर है वो लगभग फ्री होती है बादलों से और इसमें किसी भी प्रकार की मौसम की क्रियाएं नहीं होती है, परंतु ये जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए बिल्कुल उचित है। और इसका एक मुख्य उपयोग ये भी है, इसके अंदर हमारी ओजोन गैस होती है जो कि हमारी ओजोन परत का निर्माण करती है, जो सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों से हमारी रक्षा भी करती है। अगली जो परत है उसका नाम है मेजोस्फियर और ये तीसरी परत होती है और स्ट्रेटोस्फियर के ये ऊपर होती है।
इसकी जो हाइट है वो लगभग 80 किलोमीटर होती है। और जितने भी आप लोग देख लें कि उल्का पिंड वगैरह जो आते हैं, मेटेराइट्स जो आते हैं, वो इसी क्षेत्र में से गुजरते हैं। जैसे ही मेटेराइट्स इस क्षेत्र में आते हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं। अगली परत है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, तापमान जो है बहुत तेजी से बढ़ता है हाइट के साथ में। आइनोस्फीयर जो है वो इसी लेयर का एक भाग है। ये जो है लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक मोटी है। ये लेयर हमारी सहायता करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। वास्तव में अगर ऐसा कहा जाए कि रेडियो वेव जो है वो इसी लेयर से ट्रांसमिट होती है हमारी पृथ्वी को, तो गलत नहीं होगा। और अंतिम जो परत है उसका नाम है एक्सोस्फीयर। ये सबसे ऊपर वाली परत है और इस परत में बहुत कम हवा होती है। इसमें हल्की गैसेज होती हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। अब पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। कई बार लगता है कि आज बारिश होगी, कई बार लगता है कि आज मौसम बिल्कुल साफ है। ये बातें अक्सर हम लोग एक दूसरे से करते रहते हैं और हम मौसम के बारे में बहुत ही अधिक उत्साहित रहते हैं। कई बार हम रेडियो, टीवी पे भी इस बारे में सुनते हैं कि अभी कुछ दिनों बाद में बारिश होने की संभावना है या और कुछ होने की संभावना है। कई बार गर्मी का मौसम हमें परेशान करता है और अच्छा मौसम हमें बहुत अधिक खुशी देता है। ये जो सारे बदलाव हैं ये हमारे वेदर या मौसम के अंदर होते हैं और जिस प्रकार का वेदर होता है उसी प्रकार से हमारे क्लाइमेट में, हमारे वातावरण में चारों तरफ से बदलाव भी हो जाते हैं। वास्तव में क्लाइमेट क्या है, अगर किसी विशेष स्थान की हम लोग बात करें और वहां का जो मौसम का जो हालचाल है उसे लंबे समय तक अगर हम लोग जान लें और उसका औसत निकाल लें तो उसे हम लोग क्लाइमेट कहेंगे। अब पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जिसे आप रोज महसूस करते हैं। ये जो टेम्परेचर जो होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर का होता है और उसी से हम लोग गर्मी का या ठंड का जो एहसास है वो प्राप्त करते हैं और इसी एहसास को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर जो है ना केवल दिन और रात में बदलता है परंतु ये ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसा कि आपको पता है गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है और सर्दियों में गर्मी कम होती है। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, हमारी पृथ्वी के द्वारा जितनी भी आने वाली सोलर एनर्जी है उसको इंटरसेप्ट किया जाता है। इंटरसेप्ट का मतलब है रोक लेना और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसोलेशन। एक बार फिर से आप लोग समझ सकते हैं कि जितनी भी आने वाली सोलर एनर्जी है उसको हमारी पृथ्वी के द्वारा रोक लिया जाता है और इसे हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन की जो अमाउंट है वो समय समय के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। इंसोलेशन की जो अमाउंट है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ धीरे धीरे कम होती रहती है, इसलिए टेम्परेचर जो है वो उसी अनुसार कम होता रहता है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी पोल्स हैं वहां पे हमेशा बर्फ क्यों रहती है और वहां का जो टेम्परेचर जो है इतना कम क्यों रहता है। इसी के कारण शहरों का जो तापमान है वो ज्यादा रहता है अगर हम लोग गांवों से उसकी तुलना करें। शहरों में बनी हुई इमारतें व अन्य वस्तुएं दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और इसी गर्मी को वो रात में छोड़ देती है, इसीलिए वहां गर्मी ज्यादा होती है। और जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, भीड़ भाड़ जो होती है, वहां पे गर्म हवा को बहुत ज्यादा पकड़ लिया जाता है। इसी कारण से वहां का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अगर वेदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो अलग अलग प्रकार के वेदर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इनकी जांच को करने में सहायता प्रदान करते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है विंड वैन। ये हमें क्या दिखाता है कि हमारी जो विंड है उसका डायरेक्शन किस तरफ से है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं
नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ का सिंबल दिया हुआ है और इससे पता लग जाता है कि हवा किस तरफ चल रही है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है रेन गेज। इसमें क्या होता है, जब भी बारिश आती है तो इसमें पानी गिरता है और जितना इसमें पानी गिर के भरता है उतना ही हमारी रेन को हम लोग मेजर कर सकते हैं। बारिश को आराम से हम लोग नाप सकते हैं कि इस बार जो बारिश हुई है, आज या अभी जो बारिश हुई है वो कितनी हुई है। आगे आते हैं थर्मोमीटर और बैरोमीटर। थर्मोमीटर जो होता है वो हमारा टेम्परेचर नापने के लिए काम में लिया जाता है और बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है उसको नापने में हमारी सहायता करता है। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो समय समय पे हमारी सहायता करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर के बारे में। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि एयर जो है वो हमारे शरीर पर कुछ प्रेशर या दबाव डालती है, हालांकि हम इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि एयर जो है वो चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर डालती है और उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी के द्वारा चारों तरफ डाला जाता है, इसलिए हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। एयर प्रेशर को वास्तव में हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वो प्रेशर या वो दबाव जो हवा के वजन के द्वारा पृथ्वी की धरातल पे लगाया जाता है उसे हम लोग एयर प्रेशर कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं उसी प्रकार से प्रेशर जो है वो नीचे गिरता जाता है। एयर प्रेशर जो है वो सी लेवल पे सबसे ज्यादा होता है और हाइट जो होती है बहुत ज्यादा, वहां पे ये बहुत ही कम होता है। जिन एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे एयर जो है जल्दी गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है। इससे क्या होता है, वहां लो प्रेशर एरिया बन जाता है और लो प्रेशर एरिया बनने के बाद में वहां पे बादल और नमी वाला मौसम बन जाता है। जिन एरियाज में लो टेम्परेचर होता है वहां हवा ठंडी होती है, इसलिए वहां पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है और हाई प्रेशर एरिया बनने के बाद में यहाँ पे मौसम साफ रहता है और अच्छा सूर्य दिखाई देता है। अब पढ़ेंगे विंड के बारे में। विंड जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जो हवा चलती है उसे कहा जाता है और विंड का मतलब होता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो एयर का मूवमेंट होता है उसे हम लोग विंड कहते हैं। आपने देखा होगा हवा चलती है तो सूखे पत्ते यहाँ से वहां उड़ जाते हैं और तेज हवा में बहुत सारे पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं। ये जानना बहुत ही रोचक है कि विंड का जो नाम है वो उसके डायरेक्शन के हिसाब से पड़ता है, क्योंकि जो विंड पश्चिम से आती है उन्हें वेस्टर्ली हम लोग कहते हैं। अब पढ़ेंगे मेजर प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम के बारे में। विंड्स को मुख्यतः 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला होता है परमानेंट विंड्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज जो है वो परमानेंट विंड्स हैं। ये पूरे साल एक ही डायरेक्शन में बहती रहती हैं। दूसरी जो विंड है वो होती है सीजनल विंड्स। ये अलग अलग सीजन के हिसाब से अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। जैसे हमारे इंडिया में जो मानसून विंड है वो एक सीजनल विंड है। तीसरी विंड का प्रकार है लोकल विंड्स। ये जो लोकल विंड्स है वो वर्ष के किसी एक विशेष समय पे चलती है। इसी का एक उदाहरण है हमारे उत्तरी भारत में लू। कई बार हवा के बहुत ज्यादा तेज चलने पर साइक्लोन जैसी तबाही भी मच जाती है। अब हम पढ़ेंगे मॉइस्चर यानी नमी के बारे में। जब पानी जमीन और अलग अलग प्रकार के पानी के साधनों से भाप बनकर ऊपर उड़ता है तो ये वाटर वेपर बन जाता है। नमी जो हवा में किसी भी समय रहती है उसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जब हवा पानी से या भाप से पूरी तरह भर जाती है तो हम इसे एक ह्यूमिड डे कहते हैं। जब हवा गर्म हो जाती है और इसकी वाटर वेपर को पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है तो उस दिन क्या होता है, और भी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी वाले दिन कपड़े जो हैं उनमें पसीना ज्यादा आता है
और वो सूखने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और हमें बहुत ही असहजता का सामना इस दिन करना पड़ता है। जब वाटर वेपर ऊपर उठता है, ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है और उसके बाद में ये पानी की बूंदों में बदल जाता है और इसी प्रकार से बादल बन जाते हैं। जब ये बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं और ये हवा में नहीं रुक पाते हैं तो बारिश के रूप में ये वापस नीचे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जेट प्लेन जब हवा में उड़ते हैं तो उनके पीछे एक सफेद सफेद पूंछ दिखाई देती है, क्योंकि इंजन की जो नमी होती है वो पीछे का जो मॉइस्चर होता है उसको जमा देती है। प्रिसिपिटेशन जो कि ऊपर से नीचे की तरफ लिक्विड फॉर्म में आता है उसे हम लोग बारिश कहते हैं। हमारी जमीन पे जो अधिकतर पानी है वो बारिश के कारण ही आता है। प्लांट जो है हमारी पानी को सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं। जब पेड़ पौधे और पहाड़ियां कट जाती है तो पानी बह के चला जाता है, परंतु इनकी अधिकता होने पर पानी रुक जाता है। बारिश को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहली होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, दूसरी होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरी होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में गर्म हवाएं ऊपर जाती है और ठंडी हवाएं जो है वो नीचे की तरफ आती है और उसी के कारण से बादल जो है वो भारी हो जाता है और वो बारिश को लेके आता है। ओरोग्राफिक जो रेनफॉल होती है उसमें भी क्या होता है, बहुत ज्यादा नमी होती है और नमी जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चली जाती है और ऊपर जाने के बाद में जो बादल है, बादल वो पानी से भर जाते हैं और फिर वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, सूर्य की जो गर्मी है वो जमीन पे आती है और जमीन गर्म होती है तो ये गर्म जो हवाएं हैं वो ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद में वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद में वो बादलों का निर्माण करती है और बादलों का निर्माण करने के बाद में जब ये बादल पानी से भर जाते हैं और भारी हो जाते हैं तो बारिश के रूप में वापस नीचे हमारे पास आ जाते हैं। वर्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बिना पेड़ पौधों का, जानवरों का और मनुष्य का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। ये हमारे लिए शुद्ध पानी लेके आती है। अगर बारिश कम होती है तो अकाल पड़ सकता है, परंतु बारिश ज्यादा होने पे बाढ़ भी आ सकती है। 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और ये चैप्टर का नाम है वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी और पानी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। सबसे पहले जैसे ही हम बोलते हैं वाटर तो हमारे सामने कुछ तस्वीरें आती हैं। बारिश का पानी हो सकता है, कुएं का पानी हो सकता है, नल का पानी हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है, झरने का पानी हो सकता है और भी पानी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे लिए पानी के स्रोत हैं जिनसे हम लोग पानी को प्राप्त करते हैं। और छोटे बच्चे तो बारिश में यहाँ वहाँ पानी के छोटे छोटे तालाबों में अपनी नाव बना के खेलते भी हैं, लेकिन कुछ समय बाद में ये पानी के छोटे छोटे तालाब गायब हो जाते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं, छोटे बच्चों को ये बात सोच के बड़ा ही अफसोस होता होगा। तो चलो देखते हैं ये छोटे छोटे पानी के तालाब कहाँ चले जाते हैं। वास्तव में होता क्या है, सूर्य की गर्मी के कारण जितना भी ये पानी जमीन पे होता है वो धीरे धीरे भाप बनके ऊपर उड़ जाता है और फिर ऊपर जाने के बाद में धीरे धीरे ये जो पानी के जो कण हैं ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ इकट्ठे होकर ये बादल का रूप ले लेते हैं और बादल का रूप लेने के बाद में जब ये बहुत भारी हो जाते हैं तो ये नीचे बारिश के रूप में वापस आ जाते हैं और इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल का मतलब पानी का एक चक्र जो पृथ्वी में एक स्थान से दूसरे स्थान पे पानी के मूवमेंट को हमें बताता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी में हम लोग बड़े बड़े नदियों, तालाबों आदि से पानी प्राप्त करते हैं और ये जो पानी होता है धीरे धीरे भाप बनके ऊपर उड़ जाता है जिसे हम एवापोरेशन कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है ये जो भाप बने हुए पानी के कण है
वो धीरे 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 जमा हो जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं। और उसके बाद में जैसे ही ये बादल भारी होता है तो नीचे प्रेसिपिटेशन के रूप में, बारिश के रूप में ये पानी वापस नीचे आ जाता है। और इसी प्रकार से वाटर साइकिल जो है वो चारों तरफ से चलती रहती है। पानी के हमारे लिए जो मुख्य स्रोत हैं वो नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं और बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, उनसे भी हमें पानी मिलता है। ओशियन और जितने भी समुद्र हैं उनका पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, इसलिए उस पानी को हम लोग काम में नहीं ले सकते। जैसा कि आपके सामने ये पूरी दुनिया का मैप दिखाया जा रहा है, इसमें मुख्य मुख्य समुद्र, झीलें और नदियां दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं विश्व के इस मैप में चारों तरफ बहुत सारे समुद्र, नदियां और झीलें हैं, परंतु वास्तव में ये बात की जाए कि इसमें से कितना पानी ऐसा है जो हमारे लिए काम का है, तो उसमें से बहुत कम पानी ही ऐसा है जिसे हम काम में ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर है, नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी रिवर है और इसी प्रकार से एशिया में ब्रह्मपुत्र, गंगा और भी बहुत सारी नदियां हैं और अफ्रीका में नाइगर नदी है, कोंगो नदी है और ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी। ये बहुत सारी नदियां ऐसे हैं जिनसे हमें हमारी पानी की पूर्ति होती है। अब हम ये जान लें कि ये वाटर बॉडी जो है, ये पानी के जो स्रोत हैं, उनमें पानी का बंटवारा किस प्रकार से है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा इस दुनिया में 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। अगर इतना इस दुनिया में पानी है तो हमें पानी पीने की समस्या क्यों है? कुछ देशों में पानी की इतनी ज्यादा समस्या क्यों है? उसका कारण आपके सामने दी हुई टेबल में छिपा हुआ है। हमारे ओशियंस में पानी है 97.3%, जो कि सैलाइन वाटर है। सैलाइन वाटर का मतलब होता है नमक वाला पानी, जिसे हम काम में नहीं ले सकते। उसके अलावा आइस कैप्स में है 2%, ग्राउंड वाटर है 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स में है 0.009%, इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स है उनमें है 0.009%, एटमॉस्फेयर में है अपने 0.0019% और रिवर्स में है 0.0001%। तो इसका मतलब ये है कि 97.3% जो पानी है उसे तो हम काम में ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो नमकीन वाला पानी है। और जो बाकी बचा हुआ पानी है वो हमारे लिए फ्रेश वाटर है, उसे हम काम में ले सकते हैं। इसी कारण से पूरी दुनिया में पानी की समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। जैसा कि आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में ये खबर रहती है, जैसा आपके सामने दिख रहा है, गंगा जो है, जो 10 नदियां सूख रही उनमें से एक है। पानी हम जो पीते हैं उससे जुड़ी हुई कितनी समस्याएं हैं और ज्यादातर जो नदियां हैं वो सूख रही हैं। और पानी के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स समय समय पे आते रहते हैं कि हमें पानी को बचाना होगा। अगर हम पानी को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें पानी के लिए एक दूसरे से लड़ना भी पड़ सकता है। इसलिए हमें पानी के स्रोतों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और पानी को बचाने पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं ओशियन सर्कुलेशन के बारे में। बहुत ही शानदार लगता है जब हम एक बीच पे जाते हैं, वहां पे ठंडी ठंडी मिट्टी पे यहाँ वहां घूमते हैं, खेलते हैं और आनंद लेते हैं। और पानी में जो है लहरें ऊपर से नीचे, इधर से उधर जाती है, वो कभी भी शांत दिखाई नहीं देती है, तो हमें बहुत प्यारा लगता है। परंतु पानी का सदुपयोग अगर नहीं किया तो हमें ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ओशियन के सर्कुलेशन की अगर बात करें, ओशियन में जो चीजें चलती है पानी से जुड़ी हुई, उनके बारे में बात करें तो वो मुख्य है वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। वेव्स का मतलब होता है लहरें, टाइड्स का मतलब होता है ज्वार भाटा और करंट्स का मतलब धारा प्रवाह। चलिए अब इनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेव्स के बारे में। जब आप समुद्र किनारे या किसी नदी के किनारे खेलते हैं और अपनी बॉल को गलती से उधर पानी की तरफ फेंक देते हैं और थोड़ी समय बाद में आप देखते हैं लहरों के साथ में आपकी बॉल आपके पास वापस आ जाती है। इसके पीछे जो कारण छिपा हुआ है वो होती है वेव्स या लहरें। जब भी किसी ओशन पे पानी का जो स्तर है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है
तो इसे हम क्या कहते हैं, वेव्स या लहरें। इसका मतलब ओशियंस में या सीज में पानी के स्तर को ऊपर उठना और नीचे गिरने को ही लहरें कहा जाता है। और एक तूफान के समय आप देख सकते हैं ये जो लहरें जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है और ये बहुत ज्यादा तबाही भी लेके आ सकती है। कई बार अर्थक्वेक के द्वारा, ज्वालामुखी के फटने के द्वारा या जमीन के अंदर जो है लैंडस्लाइड होने के कारण बहुत बड़ी तबाही मच सकती है और बड़ी बड़ी लहरें आ सकती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सुनामी। सुनामी जो हो सकती है वो 15 मीटर तक ऊपर तक आ सकती है। सबसे बड़ी जो सुनामी अभी तक आई है उसकी हाइट 150 मीटर रही। ये जो लहरें आती है इनकी स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो बहुत ज्यादा तबाही मचा सकती है। इसी प्रकार की एक सुनामी 2004 में आई थी, जो इंडिया के समुद्र तटीय इलाकों में आई थी और उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वहां पे इंदिरा पॉइंट है, वो लगभग पूरी तरह से पानी में डूब गया था। सुनामी ने 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन और उसके आसपास वाले इलाकों में बहुत भयानक तबाही मचाई थी। और ये जो लहरें उठी थी वो किसी अर्थक्वेक के कारण उठी थी, जिसका एपिसेंटर जो है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो सुमात्रा की पश्चिमी बाउंड्री के पास था। इसके कारण से इंडिया में जो प्लेट्स थी वो बर्मा की प्लेट्स के नीचे चली गई और अचानक मूवमेंट से क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया और इससे बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी और ओशियंस का जो पानी था वो निकल के बाहर आ गया था। ये जो सुनामी आई थी लगभग इसकी स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस सुनामी में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत ज्यादा लोगों के घर तबाह हो गए। इंडिया में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार आइलैंड में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। अगर हम लोग अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक जो है उसके बारे में पहले से हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन सुनामी जो है उसके आने से पहले कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। इंडिया में 2004 में जो सुनामी आई थी वो पिछले कई सौ सालों में आई हुई सबसे खतरनाक सुनामी थी, इसलिए इसने इतना नुकसान पहुंचाया था। अब हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में। ओशियन वाटर का सही तरीके से, लयबद्ध तरीके से ऊपर उठना और नीचे गिरना, वो भी दिन में 2 बार, उसे हम लोग टाइड्स कहते हैं या हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। जब टाइड्स बहुत ज्यादा ऊपर उठती है और किनारे के सारे पानी को हाईएस्ट लेवल तक लेके जाती है तो इसे हाई टाइड कहते हैं। परंतु जब टाइड बहुत कम ऊपर लेवल तक उठती है और बहुत इसकी स्पीड स्लो रहती है तो हम इसे लो टाइड कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा बहुत अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करने के कारण से ये जो टाइड्स है वो हमारे पृथ्वी पे आती है। पृथ्वी और चंद्रमा के आसपास जो पानी है वो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण से खींचा चला जाता है, जिससे हाई टाइड आती है। आपने देखा होगा फुल मून या न्यू मून डे जब होता है उस समय सन, मून और अर्थ ये एक ही लाइन में होते हैं और इसी कारण से टाइड जो होती है वो बहुत ऊंची होती है और इस प्रकार के टाइड्स को हम लोग स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं, जब सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं। परंतु जब सन, अर्थ एक लाइन में हो और मून जो है वो फर्स्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में होता है, तब जो टाइड उठती है वो लो टाइड होती है और इसे हम नीप टाइड भी कहते हैं। हाई टाइड जो होती है वो नाविकों के लिए बहुत ज्यादा सहायक होती है। हाई टाइड में वो लोग जल्दी से समुद्र के किनारे पहुंच सकते हैं और इसी के साथ साथ में मछुआरों की भी ये सहायता करती है। इससे मछलियां समुद्र के किनारे आ जाती है और उनकी सहायता हो जाती है। टाइड्स के कारण पानी के ऊपर उठने और नीचे गिरने के कारण बिजली का निर्माण भी किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे ओशियन करंट्स के बारे में। ओशियन करंट्स का मतलब है ऐसे झरने जो एक स्थान से
दूसरे स्थान पे लगातार चलते रहते हैं और उनकी जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। ओशियन करंट्स गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। अगर अभी की बात की जाए तो इक्वेटर के आसपास में साधारणतः गर्म ओशियन करंट्स जो होते हैं वो इक्वेटर के पास से शुरू होके पोल्स की तरफ चले जाते हैं, और कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो पोल से शुरू होके इक्वेटर की तरफ चले आते हैं। लेब्राडोर ओशियन करंट है वो कोल्ड करंट का उदाहरण है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक वार्म करंट का उदाहरण है। ओशियन करंट्स के कारण आसपास का जो वातावरण है और क्लाइमेट है उसमें प्रभाव पड़ता है। वार्म करंट्स जो होते हैं वो वार्म टेम्परेचर को लेके आते हैं। वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, वहां फिशिंग सबसे ज्यादा होती है। जापान और नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी इलाके ऐसे भाग हैं जहां पे ऐसा संभव होता है। जिन स्थानों पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पे फोगी वेदर यानी धुंध से भरा हुआ वेदर भी रह सकता है, और कभी कभी यहाँ पे नेविगेशन करने में नाविकों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।